हेलो मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से इसे सॉल्व कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। तो जो मॉडल पेपर मैं आपको कराने वाला हूं वहां से क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आने वाले हैं। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, फास्ट रिवीजन करेंगे, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे ताकि आप ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हूबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे निर्देश वगैरह आप देख सकते हैं, कई बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सीधा मुद्दे की बात करते हैं और बहुविकल्प पेपर से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ये पूछा गया, उपागम नहीं है। मात्रात्मक क्रांति, उत्तर आधुनिकवाद, स्थानिक संगठन, क्षेत्रीय विभेदन। तो इसमें आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि कोल खहोज का तात्पर्य क्या है? कोल खहोज जो है किसे कहा जाता है? तो इसमें जवाब आपका हो जाएगा सहकारी कृषि, रोपड़ कृषि, सामूहिक कृषि, कारखाना कृषि। तो इसमें आपका सामूहिक कृषि जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो कोल खहोज है ये सोवियत संघ यानी रूस से संबंधित है, रूस देश में होती है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा है कि अधोलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी, नहर के किनारे बनी होती हैं या बसी होती है? वृत्ताकार, रेखीय, वर्गाकार, आयताकार। तो जो सड़क होता है वो ऐसे सीधे होता है, नदी भी इस प्रकार से ऐसे नदी बहती है, नहर भी जो है इस प्रकार से नहर भी ऐसे बहती है। इसका मतलब ये रेखा में है, इसमें राइट आंसर आपका रेखीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो जंग का कटोरा किसे कहा जाता है? शिकागो को कहा जाता है, या स्पैरोज पॉइंट को कहा जाता है, या फिर क्वीनलैंड, या फिर पिट्सबर्ग? तो इसमें पिट्सबर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं है? कौन सा नगर जो है नदी के तट पर स्थित नहीं है? आगरा, पटना, भोपाल, कोलकाता। तो जो आगरा है वो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, पटना जो है गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है, भोपाल जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर छठवां है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो प्रथम यहाँ पे तारापुर जो है आपका हो जाएगा, और तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र में, तो इसमें आपका सा वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सातवां है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? पश्चिमी तट पर नहीं है मतलब कि जो है वो पूरब में होगा, ये पश्चिम है और इधर आपका पूरब हो जाएगा। तो पश्चिम तट पर स्थित यहाँ पे पूछा, अगर नहीं है पूछा गया है। मंगलुरु जो है कर्नाटक में पड़ता है तो ये पश्चिम में है। हल्दिया जो है ये पश्चिम बंगाल में पूरब में है। कांडला पश्चिम में है। मार्मागांव गोवा में है। तो इसका मतलब यहाँ पे हल्दिया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठवां है, इस प्रकार से कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आए हैं भैया। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका छोटा सा ट्रिक बता देंगे, आपको आसानी रहेगी याद करने में, समझने में। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन और कारण दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पे कथन कह रहा है कि धान, गेहूं, दलहन की फसलों के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयोगी होती है। अगर ये बात सत्य है तो आप इसको सत्य मान लीजिए। ठीक है, हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो है उपजाऊ होती है और धान, गेहूं, दलहन जो है फसल अच्छी मानी जाती है। मतलब कथन जो है वो सत्य है। यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिल गया, कथन सत्य है। अगर कथन सत्य है तो यहाँ पे लगाएंगे कथन सत्य है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे इसलिए जलोढ़ मिट्टी, कारण में पढ़ेंगे, जलोढ़ मिट्टी अधिक नमी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अधिक नमी के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ भी ये भी आपका सत्य हो जाएगा, यानी दोनों आपका सत्य है। लेकिन यहाँ पे जो ये दूसरा वाला पॉइंट है ये इसकी व्याख्या नहीं करता है, तो इसमें जो है क्वेश्चन आपका जो है इसमें द वाला राइट आंसर हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है ना वो कथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो देख लीजिए क्यों नहीं करता है। क्योंकि जो कारण कह रहा है वो अधिक नमी के लिए प्रसिद्ध है, वो बात सही है, लेकिन जो इसमें आपकी जलोढ़ मिट्टी है वो सिर्फ जलोढ़ मिट्टी यानी मिट्टी के कारण ही अच्छी फसल नहीं होती है, उसमें अच्छी जो है खादें उपयोग की जाती हैं, अच्छी सिंचाई की जाती हैं, तब जाके फसल अच्छी होती है। तो यहाँ पे जो है जलोढ़ मिट्टी, सिर्फ मिट्टी ही काम नहीं करती है, बाकी और चीज़ें भी काम करती हैं। तो इसका मतलब जो है इसमें कथन कारण दोनों सही हैं, लेकिन इसमें जो है आपका कथन उचित व्याख्या नहीं करता, यही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक
ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हैं। आ जाते हैं अब यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न पे। तो यहाँ पे जो है आपको प्रश्न दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, 2 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। फास्ट रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि रटजल के शब्दों में मानव भूल को परिभाषित कीजिए। मानव के विकास के 2 उपागम का नाम लिखिए। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फटाफट उत्तर पर आ जाते हैं और यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। रटजल ने मानव भूगोल को परिभाषित किया और इन्होंने कहा है सिंपल परिभाषा में कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित शब्द पे जोर दिया गया है क्योंकि जो पूरा मानव समाज है ये रहता कहाँ पे है? धरातल पे रहता है। तो धरातल पे जो संसाधन है उसका उपयोग करता है। तो मानव समाज धरातल से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है। इसी जुड़ने को, इसी मिलने को संश्लेषित कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें 3 शब्द हैं कि मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों कैसा अध्ययन है? संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, सिंपल। इसके बाद मानव विकास के 2 उपागम आपसे पूछा जा सकता है। तो मानव विकास कैसे कर सकता है? जब उसके पास आय रहेगी तब विकास कर सकता है। मानव कल्याण उपागम यानी मानव का कल्याण तब होता है जब उसके पास आय उपागम होगा, जब उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जब उसके अंदर जो है क्षमता होगी किसी चीज़ को उत्पादन करने में, तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसमें 2 आप उपागम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? तो निर्वाह कृषि में आप लिखेंगे निर्वाह कृषि खेती वह प्रकार है जिसमें किसान और उसका परिवार अपने जीवन निर्वाह के लिए फसलों को उत्पादन करता है। इसमें मुख्य रूप से परिवार के जरूरतों को पूरा किया जाता है। नाम से स्पष्ट यहाँ पे कि निर्वाह कृषि यानी ऐसा कृषि जो परिवार के जीवन यापन के लिए निर्वाह के लिए किया जाता है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। सिंपल। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे खनन को प्रभावित करने वाले कारक। तो 2 कारक आप इसमें ले सकते हैं, भौतिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक। 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। खनन का मतलब तो जो खुदाई करते हैं। भौतिक कारक में आप ले सकते हैं इसमें कि हर जगह की जलवायु अलग होती है, हर जगह के खनिज भी अलग पाए जाते हैं। इसका मतलब जो है जो भौतिक कारक होता है वो कहीं की प्रभावित करता है खनन को। ठीक है, फिर आर्थिक कारक में हर इंसान की सुविधाएं अलग होती हैं, उनकी आवश्यकताएं भी अलग होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्थिक कारक भी खनन को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि सफेद कॉलर और नीला कॉलर श्रमिक में अंतर बताइए। तो नीला कॉलर पहले देख लेते हैं। नीला कॉलर क्या होता है? वे श्रमिक होते हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं, उद्योगों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और जो कारखानों में जो मजदूर होते हैं उन्हीं को जो है नीला कॉलर श्रमिक कहा जाता है। सिंपल है। आगे इसके बाद जो है यहाँ पे सफेद कॉलर के बारे में लिखेंगे। सफेद कॉलर वो होते हैं जो कुशल पेशेवर होते हैं, मानसिक कार्य और कार्यालय प्रबंधन में इनका काम होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लोग ऑफिस दफ्तर में बैठे रहते हैं, टाई बेल्ट लगा के, सफ़ेद कोट वगैरह पहन के, सफ़ेद शर्ट पहन के, उसको कह सकते हैं कि भैया जो है जैसे डॉक्टर सफ़ेद पहन लेते हैं, इंजीनियर जो क्लर्क वगैरह होते हैं सफ़ेद शर्ट पहन के टाई बेल्ट लगा के बैठे रहते हैं ऑफिस में, तो इन्हें क्या कहते हैं? सफ़ेद कॉलर श्रमिक कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगला यहाँ पे है कि उत्तर भारत में 2 गैरसैंण यानी छावनी नगर के नाम बताइए। तो उत्तर भारत में अंबाला हो जाएगा जो कि हरियाणा में पड़ता है। जालंधर जो हो जाएगा आपका पड़ता है पंजाब में। ठीक है, उत्तर भारत में आपको बताना है तो उत्तर भारत में आप ले सकते हैं। आप यूपी का भी ले सकते हैं, जैसे कि आगरा कैंट है, मथुरा कैंट है, अयोध्या कैंट है, इस प्रकार से ले सकते हैं। 2 ही लिखना है, 2 पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 2 महत्वपूर्ण मैंगनीज उत्पादक राज्यों का नाम बताइए। तो जो मैंगनीज है वो आपका होता है सबसे ज़्यादा उड़ीसा में, फिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आप इसको ओम से याद कर सकते हो, ओम। ठीक है, ओम। ओम जो है यहाँ पे आप याद कर सकते, ट्रिक लगा के ओम, ओ से उड़ीसा, माँ से मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि वायु ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां के 2 राज्य बताइए। या वायु ऊर्जा कह सकते हैं या फिर पवन ऊर्जा भी कह सकते हैं, दोनों बात एक ही है। यहाँ पे वायु ऊर्जा लिखा है, आप यहाँ पे पवन ऊर्जा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गुजरात राजस्थान इसके जो है 2 इंपॉर्टेंट राज्य हो जाएंगे। और जो गुजरात राजस्थान है वो दोनों पास पास में हैं। यहाँ पर ऊपर राजस्थान है, नीचे यहाँ पे गुजरात है। ठीक है, तो यहाँ पे गुजरात राजस्थान याद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है लघु उत्तरीय, जिसका उत्तर लिखेंगे तो 4 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। कम से कम 1 पेज में आप उसका आंसर लिखेंगे।
थोड़ा सा डायग्राम, थोड़ा सा मैपिंग अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। नहीं पूरा लिख सकते हैं एक पेज तो आधा पेज तो जरूर लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन है कि रोपड़ कृषि पर टिप्पणी लिखिए, तो आप इसमें लिखेंगे रोपड़ कृषि लाभ आधारित एक व्यापारिक कृषि होता है जिसे यूरोपीय उपनिवेश ने शुरू किया गया था। यूरोपीय उपनिवेश का मतलब कि जब भारत में ब्रिटिश आए थे तो उन लोगों के द्वारा शुरुआत की गई थी जो है रोपड़ कृषि, जैसे चाय का उत्पादन करना, कहवा, ये सब जो है उत्पादन करना, ठीक है। इसकी विशेषताओं में आप ले सकते हैं कि इसमें विशाल कृषि फर्मों की आवश्यकता होती है और पूंजी में ले सकते हैं कि इसमें जो है अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। आप चाहें तो इसे कहानी की तरह बना के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे पॉइंट मैंने लिख दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर बात करें यहाँ पे तो पूंजी अधिक लग सकती है, आप ऐसे भी ले सकते हैं। इसमें जो फसल होती है जैसे चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, गन्ना है, केला है, ये सब जो है रोपड़ फसल के अंतर्गत आते हैं। वहीं श्रम की बात करें तो उसमें भारी संख्या में सस्ते कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। तो आप चाहें तो इसे एक कहानी की तरह भी ले सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे पॉइंट बना के भी इसमें लिखा जा सकता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि कच्चे माल पर आधारित उद्योग का विवरण दीजिए। तो कच्चे माल पर आधारित ऐसे कौन कौन से उद्योग होते हैं उनको आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला है कृषि आधारित उद्योग, इसमें जो खेती से प्राप्त उत्पाद होते हैं उनका उपयोग करके जो है इनका निर्माण किया जाता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, खाद्य तेल हो गया, ये सब कच्चे माल पर आधारित उद्योग होते हैं जो कृषि में प्राप्त होते हैं। दूसरा यहाँ पे खनिज आधारित उद्योग, हमें खुदाई में प्राप्त होता है फिर उसका हम उत्पादन करते हैं, जैसे कि इसमें धात्विक खनिज होती है, अधात्विक खनिज होती है, इनका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, ये सब तैयार किया जाता है। आगे इसमें लिख सकते हैं जो है 2 पॉइंट रासायनिक आधारित उद्योग, इसमें है जो प्राकृतिक रसायन होते हैं, पेट्रोकेमिकल वगैरह होते हैं, इन सब का उपयोग करके प्लास्टिक और जो है उर्वरक वगैरह बनाया जाता है। नेक्स्ट है वन पर आधारित उद्योग, यानी जो है कुछ वनों पर आधारित होते हैं, जैसे कि कागज़, फर्नीचर, लाख वगैरह होता है, ये सब जो है बनाने के लिए वन पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है पशु पर आधारित, जैसे कि पशुओं से हमें क्या प्राप्त होता है, चमड़ा है, ऊन है, ये सब प्राप्त होता है, तो ये सब कच्चे माल पर आधारित उद्योग हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चतुर्थक क्रियाकलाप की व्याख्या कीजिए। तो उसमें आप सिंपल भाषा में इसे समझेंगे। चतुर्थक क्रियाकलाप ज्ञान पर आधारित या उच्च स्तरीय सेवा क्षेत्र होता है, जिसमें इसका अगर अर्थ समझे तो यहाँ पे जो है इसमें सूचनाओं का संग्रहण, उत्पादन, प्रसार, ये सब जो है इसमें शामिल किया जाता है। इसमें आप कार्य ले सकते हैं जिसमें अनुसंधान होता है यानी खोज करना, विकास शामिल होता है, सॉफ्टवेयर विकास शामिल होता है, विशेष परामर्श शामिल होता है। तो इस प्रकार से चतुर्थक क्रियाकलाप के बारे में लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे साझा संपत्ति संसाधन। साझा संपत्ति संसाधन क्या होता है? साझा संपत्ति संसाधन वे भूमि या संसाधन है जिनका स्वामित्व किसी व्यक्ति के पास ना होकर पूरे समुदाय या समाज के पास होता है, उसे साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। जैसे एक चारागाह है, एक सामुदायिक वन है, एक सार्वजनिक कुआं है, एक जलाशय है यानी तालाब वगैरह, इस प्रकार से ये सब क्या है, साझा संपत्ति संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे इसमें है क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत में कपास की खेती के लिए क्या उपयोगी होता है, यानी किस प्रकार से कपास की खेती होती है। तो भारत में जो कपास होता है एक रेशेदार फसल और नकदी फसल कहलाता है। अगर इसकी परिस्थितियों की बात करें तो इसमें तापमान क्या होना चाहिए, 21 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस बीच में जो है तापमान होना चाहिए और पाला रहित होना चाहिए। अगर पाला मार देगा तो जो है कपास खराब हो जाएगा और फिर इसके बाद जो है दिक्कत हो जाएगी, कहीं की अच्छी फसल नहीं हो पाएगी। अगर वहीं बात करें मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो मिट्टी जो है दक्कन का जो पठार है, काली मिट्टी इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कपास की जो खेती होती है वो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। वहीं अगर क्षेत्र की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना में कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है और इसका उपयोग होता है सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग होता है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को बताइए। भारत में से कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जहाँ पे उद्योगों का निर्माण ज़्यादा हुआ है, तो इसमें आप लिखेंगे पहला है मुंबई पुणे प्रदेश, यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग, जो है केमिकल उद्योग, ये सब यहाँ पे उत्पादन होते हैं। हुगली में अगर बात करें हुगली प्रदेश में तो यहाँ पे जूट और इंजीनियरिंग के उद्योग जो है ये प्रसिद्ध हैं। और वही बात करें बेंगलुरु और चेन्नई में तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, IT सेक्टर, यानी ये सब जो है यहाँ पे होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे कौन कौन से शहर है जहाँ पे उत्पादन होता है उद्योगों का होता है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। छोटा नागपुर पठार की बात करें तो यहाँ पे लौह इस्पात और जो है भारी इसका संकेंद्रण देखने को मिलता है, मतलब भारी उत्पादन
उत्पादन यहाँ पे इस क्षेत्र में होता है। वहीं गुजरात औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे अहमदाबाद, बड़ौदा में जो है सूती वस्त्र उत्पादन जो है तेल शोधन प्रसिद्ध ये है, इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा कि ग्रामीण वस्तुओं की समस्या की विवेचना कीजिए, या फिर अथवा करके क्वेश्चन पूछ लेगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार पनामा और सुएज नहर के योगदानों को बताइए। तो इसका थोड़ा सा डायग्राम बना देंगे तो बढ़िया अंक आपको मिल जाएगा। जैसे अगर पनामा नहर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो पनामा जो नहर है इस प्रकार से यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका बना देंगे। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका बना देंगे, इस प्रकार से कुछ बनाने कुछ तो बन जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे साउथ अमेरिका हो जाएगा इस प्रकार से यहाँ पे। ठीक है, ऐसे समथिंग समथिंग बना लेंगे थोड़ा बहुत। फिर यहाँ पे जो है आपका पनामा जो नहर है वो यहाँ पे पनामा है, इस प्रकार से यहाँ पे बना देंगे पनामा नहर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम बना के ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, बीच में यहाँ नहर है पनामा नहर, जो कि यहाँ पे प्रशांत महासागर है और यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, इससे व्यापार होते हैं। ठीक है, तो अपने शब्दों में बयां करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ अफ्रे जो है सुएज जो नहर है वो अफ्रीका में है। तो इस प्रकार से अगर अफ्रीका की बात करते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से थोड़ा छोटा बनाते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे समथिंग जो है ऐसे बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे बना लेंगे और फिर यहाँ पे जो है ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या है देख पाएंगे, यहाँ पे एक नहर बनाया गया सुएज नहर। ठीक है, यहाँ पे भूमध्य सागर है और नीचे जो लाल सागर है, तो भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। तो ऐसे बना के अच्छे से प्रेजेंट कर देंगे, मैपिंग कर देंगे, पूरा 6 में 6 अंक आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के औद्योगिक प्रदेशों का जो है वर्णन कीजिए। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अथवा करके है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में संदर्भ में सतत पोषक विकास की जो है उपायों की विवेचना कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, अगर आप उसे देखे नहीं तो देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो मानचित्र का क्वेश्चन आता है उसको देख लेते हैं किस प्रकार से मानचित्र को सॉल्व करना है। मानचित्र वाला जो प्रश्न होगा वो भारत का मानचित्र और संसार का मानचित्र आपको मिलेगा। कुछ इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो जवाब हो जाएगा बिहार हो जाएगा। अगर बिहार की बात करें तो मानचित्र में कहाँ है बिहार, इस प्रकार से आपको मैप मिलेगा। और बिहार को अगर लोकेशन देखेंगे तो ये नेपाल है, नेपाल का गड्ढा वाला भाग, इसको ध्यान रखेंगे, लैंडमार्क है। इसका आधा हिस्सा यूपी है और आधा हिस्सा बिहार है। तो यहाँ पे जो है आप इस प्रकार से गोला करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बिहार, और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही काम करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि केरल की राजधानी नगर पूछा है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। तो केरल जो है नीचे है आपका, यहाँ पे इस प्रकार से केरल यहाँ पे है। और केरल में 3 क्वेश्चन बनते हैं, पहले यहाँ पे केरल केरल इस प्रकार से भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 आप यहाँ पे लिख देंगे। 3 क्वेश्चन बनेंगे, पहला साक्षरता दर वाला राज्य सर्वाधिक केरल हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल हो जाएगा, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक केरल हो जाएगा। तो तीनों में से, चारों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे है, तो नीलगिरी जो पहाड़ी है वो आपका दक्षिण भारत में पड़ता है, यहाँ बीचों बीच पड़ेगा नीलगिरी पहाड़ी, जो कि केरल, यहाँ पे केरल, ये केरल हो जाएगा, यहाँ पे तमिलनाडु और कर्नाटक, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो यहाँ पे ले देंगे नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, इस प्रकार से ले देंगे नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आप पहाड़ी बना सकते हैं, छोटा सा से बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पे 3 इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाएगा, पारादीप पत्तन पूछा गया है। तो पारादीप पत्तन जो है उड़ीसा में है। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे देखिए बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बगल में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल के बगल में यहाँ पे उड़ीसा है। तो यहाँ पे जो है उड़ीसा के समुद्री तट पे यहाँ पे पारादीप भर देंगे, समुद्र के तट पर है पारादीप, इसलिए पत्तन कहा गया, इसे पारादीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 आप यहाँ पे इस प्रकार से भर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है 5वां पुष्कर झील पूछा है। तो पुष्कर झील पड़ता है आपका राजस्थान में। तो यहाँ पे देखिए ये राजस्थान है और यहाँ पे आप बीचों बीच यहीं दर्शा दीजिए, ये लिखिए पुष्कर झील हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपका राइट आंसर, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं संसार का मानचित्र में, अर्जेंटीना की राजधानी है। तो यहाँ पे अर्जेंटीना की राजधानी में आपको ट्रिक्स याद करवा दे रहा हूँ। देखिए जब आपकी नौकरी लग जाएगी भविष्य में तो क्या होगा, अर्जेंट में आपका बोनस आएगा। क्या आएगा, अर्जेंट में आपका बोनस आएगा। तो बोनस आएगा है ना, तो इसे कह सकते हैं ब्यूनस
आयर्स आएगा, यानी आयर्स हो जाएगा। तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। अर्जेंटीना है कहाँ पे? तो जवाब होगा यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट देख पा रहे हैं ये ब्राज़ील है, ठीक है, ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील के यहाँ पे जो है नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको एक देश दिखाई देगा अर्जेंटीना, और यहाँ पे लिख सकते हैं ब्यूनस आयर्स है, यहाँ लिख देंगे ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भर देंगे ब्यूनस आयर्स, क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है टंगानिका झील। टंगानिका झील जो है अफ्रीका में पड़ता है। यहाँ पे जो है टंगानिका झील तंजानिया में पड़ता है, तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे टंगानिका झील। कौन निका? टंगानिका झील हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो यहाँ पे जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इस प्रकार से एरो बनाएंगे और लिख देंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर डाल देंगे वहाँ पे जो भी आपका रहेगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है अरल सागर पूछा है। अरल सागर जो है आपका देखिए पड़ता है यहाँ पे। अरल सागर जो है पड़ेगा ये लगभग यहाँ पे पड़ेगा अरल सागर। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से इसे दर्शा देंगे, अरल सागर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है, एशिया में। इस प्रकार से भर देंगे। इसके बाद अगला है यहाँ पे मिसिसिपी नदी पूछा है। तो मिसिसिपी जो नदी है वो आपका यूएसए में पड़ता है, यहाँ पे इस प्रकार से दर्शा देंगे और यहाँ लिख देंगे मिसिसिपी, मिसिसिपी नदी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दर्शा देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 डाल देंगे, इस प्रकार से पूरा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पूरा आंसर ऐसे कंप्लीट करना है। मानचित्र नहीं आएगा तो 5 नाम अपनी तरफ से कुछ भर देना, मैप छोड़कर मत आना। पूरा क्वेश्चन दोस्तों करके आना, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन करके आने हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।